अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे मुल्क इंडिया के पार्लियामेंट में 28 दिसंबर 2017 को 3 तलाक़ का जो बिल था वो पास कर दिया गया। और मैं टीवी के ऊपर लाइव पार्लियामेंट की कार्रवाई देख रहा था। मैंने देखा एक आदमी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो अकेले बेचारे डटे हुए हैं, एक मर्द मुजाहिद की तरह से पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर वो ये कह रहे हैं कि अरे भाई, आपको मुसलमान औरतों से इतनी हमदर्दी क्यों? आपको इस मुल्क की उन लाखों हिंदू बहनों से भी हमदर्दी होनी चाहिए जिनके शोहरों ने बग़ैर 3 तलाक़ के उनको छोड़ दिया है। उसमें से एक हमारे गुजरात के भाभी भी है, ऐसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। लेकिन वो अकेले क्या करते? वो अपनी जगह पर चिल्ला चिल्ला कर 3 तलाक़ और इमारत शरइया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी तायीद और उसकी बका के लिए जद्दोजहद करते रहे। मगर चूँकि मोहतरम बुजुर्गों, फ़िलहाल हमारे मुल्क के अंदर मुल्क को किस तरीक़े से मुसलमानों के लिए तंग किया जाए, उसकी कोशिशें हो रही है। आप देखना, होते होते ये तमाम साजिशों में हमारे दुश्मन कामयाब होते जा रहे हैं। और फिर मैंने देखा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीक़े से आज तक चैनल के ऊपर उनके 3 रिपोर्टर्स के जवाबात दिए, काबिल तारीफ़ है वो। मुसलमानों ने ऐसे प्रोग्राम्स ख़ास तौर पे देखना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसमें क्या हो रहा है डिबेट में, बल्कि इस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए कि वाकई में भी मुल्क की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, और मुल्क के अंदर बातिल ताकतें वो किस तरीक़े से मुसलमानों के जो पर्सनल लॉज है, शरई अहकामात है, उनको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मैं 1-2 बातें जो मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब की बड़ी अच्छी लगी, उसमें से एक बात उन्होंने ये कही कि बोले भाई, तुम लोगों को सिर्फ इस बात की फ़िक्र है कि मुसलमान औरतें, उनके ऊपर 3 तलाक़ के ज़रिए से जुल्म हो रहा है। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो फिर वो लाखों मुसलमान लड़कियां जो पढ़ना चाहती है उनको आप रिज़र्वेशन दो, उनके एजुकेशन का ख़र्च दो, कॉलेजेस की उनकी फ़ीस दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ। ये भी तो हमदर्दी का एक तरीक़ा हो सकता है। खामोश बैठ गए वो रिपोर्टर। उसके बाद में फिर उन्होंने एक बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहा कि तुम इस मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि खाली मसला मुसलमानों का नहीं है, और भी यहाँ पे समाज है, और भी जातियाँ हैं। तुम अगर इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे कॉमन सिविल कोड के ज़रिए से। इसलिए कि मुल्क के अंदर नॉर्थ ईस्ट में और कुछ रियासतों में एक औरत वो आज भी 4-4 मर्दों से शादी करती है। एक ही घर में अगर 4 भाई है तो 4 भाइयों के लिए 4 बीवियां नहीं लाते। वो एक औरत को निकाह करके लेकर आ जाते, शादी करके लेकर आ जाते, और वो चारों भाइयों की बीवी करार दी जाती है। वो आज भी है इंडिया में। अब अगर तुम कॉमन सिविल कोड नाफिज करोगे तो इस पर भी पाबंदी लगाना पड़ेगी। ये तमाम बातों को फिर एक सवाल उन्होंने किया, रिपोर्टर ने। बोले फिर मुसलमान जो 4-4 शादियां हैं आगे, तो उस पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन जवाब आपने दिया। बोले भाई, 4 शादी, पहले मुझे ये बताओ, इस मुल्क का तुम एक सर्वे करो तो पता चलेगा। 1965 में एक सर्वे हुआ था, उसके बाद से अभी तक नहीं सर्वे हुआ।
और उस वक्त जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट में ये था कि जितने मुसलमानों की 2-2 शादियां हैं उससे ज़्यादा हिंदुओं की 2-2 बीवियां हैं। दोनों का जो फिगर है वो बराबर था, हालांकि उनका ज़्यादा था। तो पहले आप सर्वे करो ना, कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनकी 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं, पहले सर्वे करो तो पता चलेगा। और फिर एक बात उन्होंने कही कि चलो अगर कोई आदमी दूसरा निकाह भी कर रहा है या तीसरा भी निकाह कर रहा है तो निकाह का मतलब यह है कि वो इंसान उस औरत को रिस्पेक्ट दे रहा है, इज्जत दे रहा है, अपने घर पे जो ला रहा है वो रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ में। वरना हिंदुस्तान के अंदर बगैर निकाह के लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों है ऐसे जिन्होंने रखेल बना के रखा हुआ है। प्रोस्टिट्यूशन जो है वो आम है इस मुल्क के अंदर। आराम से इत्मीनान से कोई भी आदमी 1000-1500 रुपये में 1 नाइट ब्राइड को जो है पूरी रात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये औरत को इज्जत देना है या उसको जलील करना है? यानी एक आदमी दूसरी औरत को अपनी बीवी बनाकर उसको घर दे रहा है, उसको बीवी का दर्जा दे रहा है, अपना नाम दे रहा है, तो ये तो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, उसकी इज्जत बढ़ा रहा है। तो फिर वो जो औरतें हैं जिनकी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, बियर बारों में नीलाम किया जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन के अड्डों पे नीलाम किया जा रहा है, उनसे तो अच्छी है ये औरतें जिनको इज्जत दी जा रही है। खामोश हो गए वो रिपोर्टर्स। तो वाकई में मोहतरम बुजुर्गों, हालांकि मेरा अपना जो पर्सनल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मैं किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मैं नॉन पॉलिटिशियन इंसान हूँ। लेकिन एक इंसान कौम की हमदर्दी में, मिल्लत की हमदर्दी में लड़ रहा है तो इंसान ने बड़े दिल के साथ में उसकी तारीफ़ करना चाहिए। वाकई में काबिल तारीफ़ अमल है कि एक इंसान, इससे एक पता ये चला कि मुसलमान ने दीन और दुनिया दोनों उलूम का एक्सपर्ट होना चाहिए। खाली ऐसा नहीं है कि आपने दीन का इल्म सीख लिए या सिर्फ दुनिया का, दोनों भी अगर आदमी अलग अलग से सीखेगा तो कुएं का मेंढक बनेगा। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने देखा, माशाअल्लाह, दीन दुनिया दोनों उलूम के एक्सपर्ट, और उसके अलावा आपके अंदर इस्लामी गैरत, इस्लामी हमीयत जो मैंने उनके वालिद साहब के अंदर देखा था। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके वालिद साहब जो थे सालार सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मैं मिल चुका हूँ, उनकी स्पीच भी सुन चुका हूँ, उनसे मुसाफा किया हुआ हूँ। उनके अंदर मैंने जो जज्बा बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जैसे पार्लियामेंट में हुआ करता था, वाकई में भी हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनके वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर को सही करके दिखा दिया कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। दुआ करूँगा आपके लिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर ऐसे ही कौम की हमदर्दी का जज्बा हमेशा बाकी रखे, आपको सेहत अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, शुजाअत अता फरमाए, हर शर से, हर फितन से, हर ज़रर से अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।